Hello everyone and welcome back to our practice focused JEE channel. मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस का काफी हाई वेटेज है जेई मेन में और अगर हाई वेटेज है तो ऑब्वियसली ये टॉपिक काफी स्कोरिंग हो जाता है। पर नॉर्मली क्या होता है कि छोटी मोटी इधर उधर की गलतियों से +4 का -1 हो जाता है। बस इसी +4 को बरकरार रखने के लिए आज हम इस सेशन को लेके आए हैं आपके सामने। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस। हम ये देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के क्या शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, जिन ट्रिक्स एंड टिप्स को इस्तेमाल करके किसी क्वेश्चन को 100% एक्यूरेसी के साथ रियल टाइम एग्जामिनेशन सिनेरियो में किया जा सकता है, जिससे कि आपके क्वेश्चंस को मिलेगा एक लंबा चौड़ा बूस्ट। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं। ऐसे एक्स्ट्रा मार्क्स के ओपन टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उसको क्लिक करें और ऐसे ओपन टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करें। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं एक छोटा सा एनालिसिस आपको दिखाना चाहूंगा, जिससे आपको पता चलेगा, ये कॉन्फर्मेशन मिलेगा कि जेई में कितना हाई वेटेज है इस चैप्टर का। अगर आप 2025 की बात करें तो 2025 में मोल कॉन्सेप्ट से इंटीजर टाइप 17 क्वेश्चंस आए हैं, सिंगल चॉइस 10 क्वेश्चंस आए हैं और ये सारे पेपर्स का एनालिसिस है, द जनवरी सेशन एज वेल एज द अप्रैल सेशन। तो यानी 2025 में टोटल इस चैप्टर से 27 क्वेश्चंस आए हैं। आप समझ सकते हैं, यानी इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से आया होगा। 2024 में थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, पर फिर भी इंटीजर क्वेश्चंस 9, सिंगल चॉइस क्वेश्चंस 8, यानी टोटल 17 क्वेश्चंस। 2023 इंटीजर क्वेश्चंस 16, सिंगल चॉइस क्वेश्चंस 8, टोटल 24 क्वेश्चंस। एंड 2022 इंटीजर चॉइस 14, सिंगल चॉइस क्वेश्चंस 11, यानी टोटल 25 क्वेश्चंस। सो अगर आप ये स्कोर देखें तो आप ये समझ सकते हैं कि ये टॉपिक कितनी हाई वेटेज का है और आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करके बहुत आराम से हाई स्कोर केमिस्ट्री में अटेन कर सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस यहां से आते हैं जेईई मेन में और हम उन क्वेश्चंस को शॉर्टकट तरीके से जल्दी हाई एक्यूरेसी से कैसे सॉल्व करते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। 10 to the power 9 grams of the following elements are given to you. So which one of the following will have the highest number of atoms? Atoms कौन से हैं? प्रोमीथियम, प्लूटोनियम, लेड एंड पोलोनियम। नाउ नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला होता है मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। मोल्स को अगर हम और बाइफरकेट करें तो ये होता है द गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलार वेट इनटू एवोगाड्रोस नंबर। अगर आप इस फॉर्मूले के देखें तो इस फॉर्मूले में इस क्वेश्चन के हिसाब से दो चीजें कांस्टेंट हैं, दैट इज द गिवन वेट हर किसी के लिए 10 to the power -9 ग्राम्स है और एवोगाड्रोस नंबर तो एवोगाड्रोस नंबर है। यानी इस क्वेश्चन को आप सीधा सॉल्व कर सकते हैं बाय एनालाइजिंग द मोलर वेट ऑफ दीज एलिमेंट्स, यानी नंबर ऑफ एटम्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर वेट, यानी जिसका मोलर वेट कम होगा उसके नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा होंगे। मोलर मास ऑफ प्रेसोडाइनियम इज 141 ग्राम्स पर मोल, मोलर मास ऑफ प्लैटिनम 195 ग्राम पर मोल, मोलर मास ऑफ लेड 207 ग्राम्स पर मोल एंड मोलर मास ऑफ पोलोनियम 209 ग्राम्स पर मोल। यानी अगर आप इस डेटा को देखें तो इस डेटा के अकॉर्डिंग प्रेसोडाइनियम यानी पीआर जो है उसका मोलर मास सबसे कम है, तो जिसका मोलर मास सबसे कम होगा उसके नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा होंगे, यानी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक मैच द कॉलम टाइप है। मैच द कॉलम टाइप्स नॉर्मली थोड़े ज्यादा टाइम टेकिंग होते हैं इन कंपैरिजन टू सिंगल चॉइस क्वेश्चंस या इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक तरफ दिया हुआ है 16 ग्राम्स ऑफ CH4, 1 ग्राम्स ऑफ H2, 1 मोल ऑफ N2, 0.5 मोल ऑफ SO2।
दूसरी तरफ है वेट ऑफ 28 ग्राम्स 60.2 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स, वेट 32 ग्राम्स, ऑक्युपाइज 11.4 लीटर्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां से शुरू करते हैं। 16 ग्राम्स ऑफ CH4। 16 ग्राम्स ऑफ CH4 का मतलब क्या होता है? दैट इज 1 मोल ऑफ CH4। कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी एक मॉलिक्यूल में CH4 के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10। तो एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 10 इंटू एवोगाद्रोस नंबर, दैट इज 60.0 इंटू 10 to the power 23, यानी ए मैच होता है 2 से। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हो गया हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। एक मोल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्युपाई करता है 22.4 लीटर्स, हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्युपाई करेगा 11.4 लीटर्स, यानी बी का करेक्ट सॉल्यूशन हो गया 4। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटम का मास होता है 14 ग्राम्स। सो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दैट इज इन द गैसियस स्टेट, उसका मास हो जाएगा ऑटोमेटिकली 28 ग्राम्स। और फाइनली बचा 0.5 moles of SO2. So 0.5 moles of 1 mole of SO2 is basically 64 grams. तो 0.5 mole of SO2 is 32 grams. ये क्वेश्चन काफी इजी था, और अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप अंडर मिनट ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, A2, B4, C1 एंड D3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस इज अ न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन। एज आई टोल्ड यू, अगर आप एनालिसिस पे ध्यान देते तो आपको पता चलता कि न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं मोल कॉन्सेप्ट से इन कंपैरिजन टू सिंगल चॉइस क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन 681 ग्राम्स ऑफ C7H5N3O6 इज x इंटू 10 to the power 21। आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। मोलर मास ऑफ द कंपाउंड कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। जब आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड मिल जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं इस कंपाउंड के। जब आपको मॉलिक्यूल्स पता चल जाएंगे तो आप सिंपली उसको 3 से मल्टीप्लाई करके नाइट्रोजन एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर हम देखें तो the molecular mass of this compound is 227 grams. The number of moles of this compound is 3. So अगर कंपाउंड के 3 मोल हैं तो नाइट्रोजन के ऑटोमेटिकली हो जाते हैं 3 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23, और अगर हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करें सो इट कम्स आउट एज 5418, यानी x की वैल्यू क्या हो जाती है? 5418। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ऐसे सिचुएशंस में आप क्या कर सकते हैं? आप कैलकुलेशन को थोड़ा सा पेस अप कर सकते हैं। जैसे अगर आपको टेबल्स याद हैं काफी सारे, तो फिर आपका ये वाला मोलर मास वाला कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो सकता है, एंड रेस्ट तो आप ऑब्वियसली करते ही हैं इन डे टू डे प्रैक्टिस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Another integer type question. Geraniol, a volatile organic compound, is component of rose oil. The density of the vapors is 0.46 grams per liter. तो आपको डेंसिटी दी गई है at 27 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर दिया हुआ है 100 mm of mercury. What is the molar mass of geraniol? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आइडियल गैस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। By ideal gas equation, we know that PV is equal to nRT. Now, इसके साथ थोड़ी सी इशू ये है कि बहुत सारे बच्चे नॉर्मली अब गैसियस स्टेट नहीं है सिलेबस में, तो इस फॉर्मूले को भी याद नहीं रखते हैं। बट PV is equal to nRT एक ऐसा फॉर्मूला है जो मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, इनफैक्ट कई बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक में यूज होता है। तो इस आइडियल गैस के फॉर्मूले को हमेशा याद रखें। इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं तो PV कैन बी रिटन एज W by mRT, एंड फ्रॉम दिस यू कैन राइट द PM इज इक्वल टू DRT, यानी ये जो D है दैट इज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ द गैस, और M जो है वो उसका मोलर मास है।
अगर हम सारे वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, जैसे हमारा डेंसिटी है 0.46, आर की वैल्यू होगी 0.0821, टेम्परेचर हो गया 273 प्लस 237 डिवाइडेड बाय प्रेशर हमारे पास 100 mm है, हमें उसको कन्वर्ट करना है एटमॉस्फेयर में, ये कन्वर्जन बिल्कुल मत भूलिएगा। सो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 760 mm। जब इसको फाइनली कैलकुलेट करते हैं, सो द आंसर कम्स आउट एज 152 ग्राम्स। अगेन थोड़ा सा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, तो अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा स्लो होने वाला है, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ी देर बाद भी पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब आप एक सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें, तो भी आप इस क्वेश्चन को वापस रिविजिट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुड वन, हमारे पास फाइनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया। The elemental composition of a compound is 54.2% carbon, 9.2% hydrogen, and 36.6% oxygen. The molar mass of the compound is 132 grams per mole. The molecular formula of the compound is. So, this is related to empirical formula and molecular formula वाला topic जो mole concept में है, ठीक है। इसका लॉन्ग फॉर्म मेथड सिंपल है। आप सबसे पहले क्या करें, आप इसके परसेंटेजेस को लिख लें। एनीथिंग इज 100%, तो ऑटोमेटिकली अगर मैं 100 ग्राम्स कंसिडर करता हूं तो कार्बन हो गया 54.2 ग्राम्स, हाइड्रोजन हो गया 9.2, ऑक्सीजन हो गया 36.6। फिर आप इसको डिवाइड कर दें इसके मोलर मास से, यानी डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 16। उसके बाद जो सबसे छोटा वाला रेशियो वैल्यू आती है, जो सबसे छोटी वाली वैल्यू आती है इस रेशियो की, उससे आप सबको डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आ जाता है 1.97, 4.02 और 1। ना इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि ये 0.2 का क्या करें, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कभी 0.2 तो हो नहीं सकता, वो तो होल नंबर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, और ये 1.97 भी प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कई बार हम मल्टीप्लाई करके करते हैं किसी एक नॉर्मल फैक्टर से, वरना सिंस ये 1.97 है, 1.97 कैन बी कंसिडर्ड एज 2, तो कार्बन की वैल्यू हो जाती है 2। 4.02 में से 02 को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, इट्स अ वेरी स्मॉल वैल्यू, तो हाइड्रोजन की वैल्यू हो जाती है 4, ऑक्सीजन ऑलरेडी होल नंबर में है, दैट इज 1। ये हो गया आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब आपको यह पता होना चाहिए कि n इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। ये आपको n वैल्यू देता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n इज बेसिकली द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आपका मोलर मास है ये, ठीक है। जब आप इसको इससे डिवाइड करते हैं, एम्पेरिकल मास से डिवाइड करेंगे, तो आपका फाइनल वैल्यू आ जाएगा 3। सो दैट बिकम्स, कार्बन हो जाता है 6, हाइड्रोजन हो जाता है 12 और ऑक्सीजन हो जाता है 3। दैट मीन्स द मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास की जो वैल्यू आती है, दैट इज द होल नंबर, दैट इज 3। आप उसको एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करें और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वहां से कैलकुलेट करें। Going on to the next question. A solution is prepared by adding 2 grams of X to 1 mole of water. The mass percentage of X in the solution is. इस क्वेश्चन को देख के बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ सकता है, शायद ये डेट वेट कुछ गलत होगी, पर ऐसा नहीं है। ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि हमेशा डिफिकल्ट सवाल ही पूछा जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट से इजी, मीडियम और हार्ड तीनों लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से स्लॉट में हैं और आपका कौन सा पेपर नंबर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आइडिया बहुत सिंपल है। हमारे पास 2 ग्राम एक्स है और हमारे पास 1 मोल वाटर है। 1 मोल वाटर का मास हो जाता है 18 ग्राम। सो टोटल सॉल्यूशन का मास हो गया 20 ग्राम्स। तो अगर मास परसेंटेज निकालना है, दैट इज नथिंग बट 2 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, दैट इज इजी एंड इजी 10%। तो ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से अंडर 30 सेकेंड्स बिना टिप्स एंड ट्रिक्स के भी सॉल्व किया जा सकता है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A certain compound has 70% iron and 30% oxygen in it. The compound may be. ये भी क्वेश्चन एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टॉपिक से रिलेटेड है।
तो इसका हमने एक लॉन्ग फॉर्म ऑलरेडी देख लिया कि सबका मास लिखो, उसका फिर मोलर मास से डिवाइड करो, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, फिर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे सबको डिवाइड करो। ये लंबा वाला प्रोसेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। क्या इसका कोई छोटा ट्रिक है? यस, इसका एक छोटा ट्रिक हमारे पास है। There is a logic to this question that let the formula of this oxide be FeXOYX, ठीक है। सो y कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ और परसेंटेज ऑफ O डिवाइडेड बाय मास और परसेंटेज ऑफ Fe इनटू मोलर मास ऑफ Fe डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। जब आप सारे वैल्यूज पुट करेंगे सो y की वैल्यू निकल के आती है 1.5। प्रॉब्लम यह है कि 1.5 अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में नहीं आ सकता, होल नंबर होना चाहिए। तो होल नंबर के लिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहां पे y इंटू एक्स जो है ये 3 हो जाएगा, क्योंकि y 1.5 है तो x को 2 होना पड़ेगा। तो हमको x मिल गया, हमको y मिल गया, हमको दूसरा वाला x भी मिल गया, सेम ही है। तो फाइनली द एम्पिरिकल फॉर्मूला और द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आल्सो कैन बी कंसिडर्ड एज Fe2O3। इस छोटे से ट्रिक से आप अंडर 30 सेकेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस ट्रिक, यानी अब आपको बहुत ज्यादा लंबे मेथड्स के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The molarity of 1 liter orthophosphoric acid, that is H3PO4, having 70% purity by weight with the density is। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? हमें दिया हुआ है सोल्यूशन 1 लीटर का है, ओके। सोल्यूशन की डेंसिटी दी गई है, ओके। और सोल्यूशन कितना प्योर है वो भी दिया गया है। तो अगर मेरे पास डेंसिटी है और अगर मेरे पास वॉल्यूम है तो मैं मास ऑफ द सोल्यूशन निकाल सकता हूं। सो मास ऑफ द सोल्यूशन हो जाता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसका 70% प्योर H3PO4 है, तो मुझे H3PO4 का भी मास मिल गया। तो यानी अगर मेरे पास 1000 ml है, डेंसिटी 1.54 है, तो सोल्यूशन का मास आ जाता है 1540। 70% प्योरिटी H3PO4 की है, ओके। तो H3PO4 का मास आ जाता है 1078। मोलर मास H3PO4 का 98 होता है। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स 1078 डिवाइडेड बाय 98 इज बेसिकली 11। सॉल्यूशन हमारा ऑलरेडी 1 लीटर है, तो अगर हम मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं सो दिस इज 11 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज द आंसर इज 11। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A commercially sold concentrated HCl is 35% by mass, यानी जो भी solution का mass है उसका 35% HCl है। If the density of this commercial acid is 1.46 grams per ml, the molarity of the solution is। ये काफी common question है। आप PYQs उठा के देखें, आप normal question banks उठा के देखें, आप हमारे वर्कबुक उठा के देखें, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसानी से मिल जाएंगे और इन अ गुड नंबर। तो ये प्रूव करता है कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं एग्जामिनेशंस में। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। लेट्स अज्यूम दैट आवर सॉल्यूशन इज 100 ग्राम्स। हमने अज्यूम कर लिया कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम्स का है, तो HCl का मास ऑटोमेटिकली हो गया 35 ग्राम्स आउट ऑफ दिस, राइट। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हो गया मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। यहां पे मुझे वॉल्यूम मिल गया, तो वॉल्यूम इज दिस इन ml। अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो टोटल को मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा, सो दिस इज द वॉल्यूम इन लीटर्स। मास मेरे पास ऑलरेडी 35 है, सो द मोल्स ऑफ HCl कैन बी कैलकुलेटेड एज 35 डिवाइडेड बाय 36.5। सो आपको वॉल्यूम मिल गया, आपको मोल्स मिल गए। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। व्हेन यू पुट ऑल दीज वैल्यूज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन कम्स आउट एज 14। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 14 मोलार। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल required for making 500 grams of 0.25 molar aqueous solution and 250 ml of 0.25 molar aqueous solution। यानी बेसिकली मुझे वो मास निकालना है जिससे मैं ये दो सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकता हूं।
तो अगर मैं नॉर्मल लॉजिक पे जाता हूं तो मोलैरिटी इज इक्वल टू द गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलार वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को एनालाइज करूं तो W मेरा कैलकुलेट करना है मुझे, मोलैरिटी मेरे पास है 0.25 0.25, सो दोनों सॉल्यूशन की मोलैरिटी सेम है। मोलर वेट ऑब्वियसली इथिलीन ग्लाइकॉल का दो सॉल्यूशन बना रहा हूं तो ऑब्वियसली इसका मोलर वेट सेम ही रहेगा, तो यानी ये सेम है ये सेम है, राइट। तो अगर मैं इस इक्वेशन से देखूं तो इस इक्वेशन से मैं आराम से रेशियो लेके मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। लाइक इन दोनों के थ्रू मैं ये देख सकता हूं कि जो वेट है उसके इनवर्सली इधर वॉल्यूम है। सो मैं इसको अगर रेशियो लेता हूं तो दिस बिकम्स W1 बाई 500 डिवाइडेड बाई W2 बाई 1000। बेसिकली ये 2/1 का रेशियो आ रहा है कहीं ना कहीं से, सो W1 बाई W2 सीधा सीधा 2/1 आ जाता है, राइट। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2:1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नॉर्मली लोग पूरा कैलकुलेट करने लगते हैं, पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फिर दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमेशा याद रखिए कि अगर क्वेश्चन में कंपैरिजन है तो बहुत सिंपल रेशियो लेके आप सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट टू इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम। 30 सेकेंड्स तो मैं नहीं बोलूंगा, डिपेंडिंग, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग स्पीड होगी, पर नॉर्मल लॉजिक के थ्रू ना जाके रेशियो लेके आप इसको कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, सेविंग योर टाइम फॉर अदर क्वेश्चंस। Density of 3 molar NaCl solution is 1.25 grams per ml. The molality of the solution is. अब this is interesting. पहले वाले में डेंसिटी और मास देके हमें मोलारिटी पूछी गई थी, अभी मोलारिटी देके मोलालिटी पूछी गई है। ये इंटर कन्वर्जन भी काफी फेमस है, ठीक है। इस क्वेश्चन को नॉर्मली आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको बहुत लंबा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, आधे से ज्यादा लोगों को तो फॉर्मूला याद भी नहीं रहता। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है। पहले आप लिख लीजिए कि ये जो 3 मोल है ये 1 लीटर में है, तो आपको वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मिल गया। अब यहां से आप मास ऑफ द सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये सॉल्यूशन का मास है। इस सॉल्यूशन के मास से अगर आप सॉल्यूट के मास को हटा देते हैं तो आपको मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाता है। मास ऑफ सॉल्वेंट आपको मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके पास है, तो आपको आराम से मोलालिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे दिस इज द मास ऑफ द सॉल्यूशन 1250, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हमारे पास 3 मोल है, एक मोल का मास 58.5 है, 45 है, तो 3 मोल का मास हो गया 175.35 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। तो आपका सॉल्वेंट का मास हो गया 1074.65, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। इसको केजी में अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो दैट इज बेसिकली 0.74, दैट इज डिपेंडिंग ऑन आपकी स्पीड ऑफ कैलकुलेशंस, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है स्टेप को कैलकुलेट करना। नाउ लेट्स पुट ऑल द थिंग्स इन द फॉर्मूला। सिंपल मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, दिस कम्स आउट एज 2.79। अच्छी बात है, ये हमारे पास 4 ऑप्शंस वाला सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, तो द आंसर इज 2.79। अगेन इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा ट्रिकी होगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी जब आप एक सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व कर ले और आपको पता है कि कैलकुलेशन थोड़ी स्लो है आपकी, उसके बाद आप इसको अटेम्प्ट करें, ताकि कम से कम ये तो हो जाए कि एक सर्टेन सेक्शन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपका करेक्ट तो है ही, अब आप कैलकुलेशंस में उतरेंगे। सो ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़े कैलकुलेशन वाइज लंबे हैं उनको थोड़ा सोच समझ के अटेम्प्ट करें। एक वैल्यू इधर का उधर हुआ तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन गलत हो सकता है, अगर आप उसको फिर वापस करने जाएंगे तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा, अगर आप उसको छोड़ देंगे तो स्कोर कम हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत स्मार्टली अप्रोच करना है, वो टाइम फ्रेम आपको निकालना है जिसमें आप ये कैलकुलेशन ठंडे दिमाग से कर सकें। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर न्यूमेरिकल टाइप। 1 mole of PbS is oxidized by X moles of O3 to get Y moles of O2। अब ये ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अगर आपको इसका रिएक्शन नहीं पता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बहुत लोग ये नहीं समझ पाते कि ऑक्सीडेशन होगा कैसे ओजोन के साथ। तो थोड़े रिएक्शंस याद रखने जरूरी हो जाते हैं। लाइक अगर आप PbS लेते हैं और आप ओजोन लेते हैं
तो फाइनल आपको लेड सल्फेट मिलता है और डाइऑक्सीजन इवॉल्व होता है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा कि सल्फाइड सल्फेट में कन्वर्ट होता है जब एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओजोन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, सल्फाइड सल्फेट ओनली इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब इस रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करेंगे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 4 आ जाता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 4 आ जाता है। बैलेंसिंग में आपको टाइम नहीं लगेगा, जो आपको टाइम लगेगा वो रिएक्शन लिखने में लगेगा। ठीक है, सो फ्रॉम दिस यू कैन गेट x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4, सो द आंसर इज x प्लस y इज बेसिकली 8। क्वेश्चन छोटा सा था, सिर्फ रिएक्शन के पॉइंट पे अटकता है, तो उसके लिए आप सिंपल याद रखें अगेन कि सल्फाइड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल गो टू सल्फेट। ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस, ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स को आप याद रख के क्वेश्चंस को कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो इसका कोफिशिएंट आ जाता है 4, इसका कोफिशिएंट आ जाता है 4, x is 4, y is 4, 4 plus 4 is basically 8। ठीक है, अगर आपको और ऐसे ट्रिक्स जानने हैं तो प्लीज मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है, एंड मेक श्योर कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में ओपन टेस्ट का लिंक है, इसको प्लीज क्लिक करें और ओपन टेस्ट अटेम्प्ट करें और अपनी जेईई प्रिपरेशन स्पीड को हाई स्पीड में कन्वर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंप्लीट कंबशन। यह भी एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन बेस्ड है तो CxHy प्लस x प्लस y by 4 O2 gives x CO2 plus y by 2 H2O। ये रिएक्शन मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं इसे एक छोटा सा ट्रिक आपको समझाना चाहता हूं, काफी नॉर्मल ट्रिक है। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप भी रियलाइज कर जाएंगे, लेकिन मैं स्पेसिफिकली नोट डाउन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि कई बार मिस भी हो जाती है। यहां से आप ये पता कर सकते हैं कि जितने भी मोल्स आपके कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे उतना ही मोल्स कार्बन होगा हाइड्रोकार्बन में, और जितने मोल्स आपके वाटर का होगा उसका 2 गुना हाइड्रोजन होगा। सो अगर आप मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप मोल्स ऑफ कार्बन एंड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज अ नॉर्मल कंबशन रिएक्शन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो आई हैव 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब हो गया मोल्स ऑफ 0.5, क्योंकि मोलर मास 44 है। आपको मीथेन पूछ रखा है, मीथेन में नॉर्मली एक कार्बन होता है, 4 हाइड्रोजन होते हैं, तो जो कार्बन फॉर्मूला है CH4। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड 0.5 मोल है तो मीथेन भी तो 0.5 मोल हो गया। एक मोल मीथेन का मास होता है 16 ग्राम्स, तो 0.5 का मास हो गया 8 ग्राम्स। क्वेश्चन छोटा सा था, इस लॉजिक को याद रखें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस फिर आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर टाइप अगेन, 2022। The complete combustion of 0.492 grams of an organic compound containing carbon, hydrogen, and oxygen gives 0.793 grams of CO2 and 0.442 grams of H2O. The percentage of oxygen composition in the compound is। फिर से वो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। तो कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का भी अगर आप देखें तो क्वेश्चंस काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के क्वेश्चंस को थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करके आप उस पर स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना सकते हैं। अगेन इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन रियल टाइम एग्जामिनेशन। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, मेरे पास वाटर है। सबसे पहले मैं निकालूंगा मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन, and mass of carbon is moles of carbon into 12, that is 0.216 grams. Moles of water is equal to 0.442 divided by 18. Moles of hydrogen is twice the moles of water. Mass of hydrogen is 1 into that, so that basically comes out as 0.05. ठीक है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाले 2 को, तो ये हो जाता है 0.05। सो कार्बन का मास और हाइड्रोजन का मास इतना हो गया, टोटल कंपाउंड का मास इतना है, बचा क्या? ऑक्सीजन। तो ये जो सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो ऑक्सीजन का मास आ गया 0.226. So percentage of oxygen is nothing but 0.226 divided by 0.492. That is nothing but 46%. अगेन आपको अगर कंबशन वाला आइडिया याद है ये जल्दी से हो जाएगा. Let's move on to the next one. 9.3 grams of aniline is subjected to a reaction with excess of acetic anhydride to prepare acetinolide. The mass of acetinolide produced if the reaction is 100% complete is dash into 10 to the power minus 1 grams. Interesting. आपके पास एनिलीन है, ये है एनिलीन. एनिलीन को जब आप एक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक प्रोडक्ट तो एसिटिक एसिड बनता है सीधे सीधे, और एक प्रोडक्ट आपका बन जाता है अमाइड, यानी NHC डबल बॉन्ड O CH3 अमाइड. दूसरे प्रोडक्ट को हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, हमें तो जल्दी सॉल्व करना है. अगर इसको देखेंगे तो दिस इज 1:1 रेशियो, यानी जितने मोल्स ऑफ एनिलीन होगा उतने ही मोल्स ऑफ एनिलाइड प्रोड्यूस होगा, यानी जितने मोल्स ऑफ एनिलीन होंगे उतना ही मोल्स ऑफ एसिटिनोलाइड प्रोड्यूस होगा. एनिलीन का मास है 93, एसिटिनोलाइड का मास है 135. दोनों के मोल्स सेम होंगे, सो द मास ऑफ एनिलीन डिवाइडेड बाय 135. दोनों के मास सेम होंगे, so the mass of acetinolide divided by 135 is equal to 9.3 divided by 93, which is a very simple calculation of 13.5 grams. अब इस क्वेश्चन की खासियत क्या है? इस क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एसिटिनोलाइड क्या है उनको पता ही नहीं रहता, या जल्दबाजी में या अंडर प्रेशर उस टाइम याद नहीं आ रहा होता. तो थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक का नॉलेज भी चाहिए आपको कि अगर एमाइन है और एनहाइड्राइड है तो एमाइड बनेगा. एमाइन प्लस एनहाइड्राइड विल गिव यू अमाइड. सो ये एक मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसीलिए ऑर्गेनिक रिएक्शंस को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है. बहुत स्पेसिफिक रिएक्शंस नहीं, बहुत स्पेसिफिक नेम रिएक्शंस नहीं, ये काफी कॉमन रिएक्शन है, तो इस कॉमन रिएक्शन को याद रखने की थोड़ी सी जरूरत है. हालांकि आप इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लेटर ऑन कि अल्टीमेटली ये आपको याद हो ही जाएगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. अ सैंपल ऑफ CaCO3 MgCO3 weighed 2.21 grams is ignited to constant weight of 1.152 grams. The composition of the mixture is. इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में मानूंगा या एनालाइज करूंगा. रीजन बीइंग इसमें कैलकुलेशन काफी ज्यादा है, इसमें कहीं ना कहीं कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा और इसका कैलकुलेशन भी थोड़ा हैवी होगा. सो अगर मैं पेपर दे रहा हूं और मैं थोड़ा स्लो कैलकुलेट करता हूं नॉर्मली अगर, तो मैं इस क्वेश्चन को टुवर्ड्स द एंड अटेम्प्ट करूंगा कि अगर हुआ तो +4 मिल जाएंगे, अगर नहीं भी सॉल्व हो पाए तो एटलीस्ट -1 तो नहीं आएगा इससे. ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. पहले तो आप इसको x ग्राम्स ले लें, तो MgCO3 हो गया 2.21 माइनस x ग्राम्स. ठीक है. दूसरा कंबशन रिएक्शन. कंबशन रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो CaCO3 कंबस्ट करके बनता है CaO प्लस CO2. सारा रिएक्शन 1:1 है, यानी जितने मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होगा उतना ही मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा. सिमिलरली अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट को हम लेते हैं तो ये बनता आता है MgO प्लस CO2, यानी अगेन जितना मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा उतना ही मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा. तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है बिकॉज सारा रिलेशन 1:1 है, तो हम मोल्स को इक्वेट कर सकते हैं. सो सबसे पहले x ग्राम्स ऑफ CaCO3, 2.21 minus x grams of MgCO3. Moles of CaCO3 is x by 100. Moles of MgCO3 is 2.21 minus x divided by 84. इतने ही मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और इतने ही मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेंगे, राइट. तो आपका जो रेसिड्यू बचा, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है यहां पे, ये तो एस्केप कर जाएगा एज गैस. तो आपका जो सॉलिड रेसिड्यू बचा, ये जो 1.152 ग्राम्स है, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड है. ठीक है. तो अगर हम मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड कैलकुलेट करें तो मोल्स को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कैल्शियम ऑक्साइड का मास है,
और इसके मोल्स को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास है. सो दिस गिव्स यू द मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस गिव्स यू द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, व्हिच शुड बी इक्वल टू 1.152 ग्राम्स. दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मास. ये वाला जो स्टेप है ये कंजर्वेशन ऑफ मास है. ठीक है. आफ्टर दैट व्हाइल सॉल्विंग x you get the mass of CaCO3 as 1.1886 and the mass of MgCO3 as 1.021. यानी the correct answer comes out as A. मैंने कहा था ये क्वेश्चन थोड़ी डिफिकल्ट साइड है. ठीक है. बहुत सारी बार ऐसा कंफ्यूजन होता है कि what to do after this. सो हमेशा याद रखें कंजर्वेशन ऑफ मास आपके हाथ में है और कंजर्वेशन ऑफ मास इज अ लॉ, तो वो तो हर जगह लगेगा ही लगेगा. तो कंजर्वेशन ऑफ मास को ऐसे क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा याद करके चले. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. When a hydrocarbon A undergoes combustion in the presence of air, it requires 9.5 equivalents of oxygen and produces 3 equivalents of water. What is the molecular formula of A? Again आप याद रखें CxHy plus X plus Y by 4 O2 is equal to X CO2 plus Y by 2 H2O. आप इस आईडी को याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत सिंपली हो जाएगा. तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं x plus y by 4. So x plus y by 4 is nothing but 9.5. तो ये 9.5. And water is 3 equivalent, so y by 2 3 हो गया. तो यहाँ तो water y तो सीधा ही आ गया, y is equal to 6. 6 को अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो x is equal to 8. So the molecular formula automatically of this compound क्या हो जाएगा? Anyone? The answer is C8H6 क्योंकि x 8 था और y 6 था. अभी तक अगर आप देखेंगे तो हम 3 कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के क्वेश्चंस कर चुके हैं. यानी मास परसेंटेज के कंपैरिजन में कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के क्वेश्चंस ज्यादा कॉमन है. नॉट ओनली इन न्यूमेरिक फॉर्म but also in single choice questions. Moving ahead. Zinc reacts with hydrochloric acid to give hydrogen and zinc chloride. तो सबसे पहले तो रिएक्शन फटाफट याद होना चाहिए. Zinc plus HCl gives ZnCl2 plus H2. इसको बैलेंस करने के लिए 2 कर देंगे. ये रिएक्शन तो नॉर्मली लोगों को याद रहता है. The volume of hydrogen gas produced at STP from the reaction is 11.5 grams of zinc with excess of HCl. तो आपके पास ये 11.5 ग्राम्स है और ये ऑलरेडी बता दिया गया है कि ये एक्सेस है, यानी लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह की कोई कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं होगी. यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है द मोलर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन. प्रिटी सिंपल. ये भी 1 है, ये भी 1 है, यानी जितने मोल्स ऑफ जिंक होंगे उतना ही मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आपको मिल जाएगा. तो आपको सिर्फ जिंक का मोल्स कैलकुलेट करना है, दैट इज 11.5 डिवाइडेड बाय 65.4 और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 22.7. 22.7 इसीलिए क्योंकि ये एसटीपी पे दिया हुआ है. नहीं दिया होता तो हम 22.4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है. दैट बेसिकली गिव्स यू 3.99 लीटर्स. 3.99 लीटर्स का मतलब ये होता है कि अगर चूंकि ये इंटीजर टाइप है तो हम इसको सीधा 4 लीटर्स रिपोर्ट करेंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider this reaction. So I have 72 millimoles of lead chloride and it is mixed with 50 millimoles of ammonium phosphate. अब आपको दोनों रिएक्टेंट के मास दिए गए हैं. दोनों रिएक्टेंट के मास या एक से ज्यादा रिएक्टेंट का मास जब भी किसी क्वेश्चन में दिया जाता है, इट पॉइंट्स टुवर्ड्स लिमिटिंग रिएजेंट. ये क्वेश्चन सीधा सीधा लिमिटिंग रिएजेंट का बन जाता है. ठीक है. और लिमिटिंग रिएजेंट में हमें पता है कि आइडेंटिफाई करो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट कौन है. जितना प्रोडक्ट बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से बनेगा. सो हमें पता करना है द मोल्स ऑफ लेड फॉस्फेट प्रोड्यूस्ड. ठीक है. अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हम बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ NH4 होल थ्राइस PO4 गिव्स यू 3/2 मोल्स ऑफ PbCl2. तो अगर इसका 50 मोल हम लेते हैं तो ये हो जाएगा 3/2 ऑफ 50 मोल्स. दैट इज अप्रोक्सीमेटली 75 मोल्स. सही है. आपके पास कितना है ये 72 मोल्स. ऑटोमेटिकली लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, लेड क्लोराइड. अब लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से हम प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर
इन दोनों के बीच में अगर आप रेशियो देखेंगे तो ये 3:1 है, यानी इसका 3 मोल इसका 1 मोल देते हैं, यानी इसका 1 मोल 1/3 मोल देगा, यानी 72 मोल्स 1/3 ऑफ 72 मोल्स देगा, विच इज बेसिकली इक्वल टू 24 मोल्स। सो ये क्वेश्चन इजी भी था, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना थोड़ा सा आसान भी है। आगे जाके मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा कि अगर मान लीजिए रिएक्शन बहुत लंबा होता है तो एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा मैं जिससे आप लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। X grams of nitrobenzene on nitration gave 4.2 grams of मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, यानी आपके पास ये नाइट्रोबेंजीन है, हमने इसका रिएक्शन करवाया और मुझे मिला डाइनाइट्रोबेंजीन समथिंग लाइक दिस मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। ये नॉर्मली 1:1 मोल में होता है अगेन, ठीक है। अगेन ऑर्गेनिक कम्स इनटू द पिक्चर गाइस। तो आपको पता करना है कि ये नाइट्रोबेंजीन एग्जैक्टली है कितना। तो नाइट्रोबेंजीन का मोलर मास है 123, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन का मोलर मास है 168। तो पहले हम क्या करते हैं, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन का मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज 4.2 डिवाइडेड बाय 168, दैट इज 0.025, ठीक है। 0.025 मोल अगर इसका है तो इसका भी 0.025 होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मोलर मास है दैट इज 123, आंसर इज 3.075। हमें नियरेस्ट इंटीजर में रिपोर्ट करना है तो हम रिपोर्ट करेंगे द आंसर इज 3। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the below reaction. The limiting reagent of the reaction and the number of moles of ammonia formed respectively are. Obviously एक से ज्यादा reactant अगर दिए गए हैं तो आपको limiting reagent calculate करना है। Rather than doing that lon form कि इसको इससे compare करो, 1/3 करो, 2/3 करो, हम इसको एक shortcut तरीके से solve करेंगे using a trick। पहले करेंगे number of moles calculate। तो नाइट्रोजन का number of moles 20/28, हाइड्रोजन का number of moles 5/2। उसके बाद उस नंबर ऑफ मोल्स को हम डिवाइड करेंगे इसके रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 0.7, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 0.83। ट्रिक ये है कि जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, जो भी नंबर सबसे छोटा आता है वो ऑटोमेटिकली आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है। दिस इज द हैशटैग ट्रिक। यानी इन दोनों वैल्यूज में ऑब्वियसली ये नाइट्रोजन का वैल्यू छोटा है तो नाइट्रोजन बिकम्स द लिमिटिंग रिएजेंट। Now ammonia formed is twice of that of nitrogen. तो अगर नाइट्रोजन 0.7 है अप्रोक्सीमेटली तो एमोनिया हो जाएगा 1.4 और लिमिटिंग रिएजेंट हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है, लंबे लंबे क्वेश्चंस जो लिमिटिंग रिएजेंट के आते हैं उनको अंडर 30 या 60 सेकेंड्स सॉल्व करने के लिए, नॉर्मल टाइम से तो बहुत कम टाइम पे सॉल्व करने के लिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, उसको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कीजिए, जो भी छोटा वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 इन द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड ऑन मिक्सिंग 100 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 विद 50 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH इज। ये क्वेश्चन कहां का आ गया? ये क्वेश्चन आ गया N1V1 माइनस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। सही है। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सा ज्यादा है। तो अगर हम H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंस को कैलकुलेट करें तो H2SO4 का ग्राम इक्विवेलेंस बेसिकली आ जाएगा 0.1 इंटू 2 इंटू 100 और NaOH का आ जाएगा 50 इंटू 0.1। सो ये तो यहीं से देखने पे पता चल रहा है कि H2SO4 ज्यादा है, NaOH कम है, तो यानी फाइनल सोल्यूशन जो होगा वो होगा एसिडिक। तो जब आप इसका वैल्यू डाल के कैलकुलेट करेंगे तो द नॉर्मेलिटी लेफ्ट इज 0.1 नॉर्मल ऑफ द एसिड, यानी 1 into 10 to the power minus 1, so the value is 1. Let's move on to the next question. In the given reaction, x plus 2y plus 3z gives x, y, z 3. 1 mole of each x, y and 2 moles of z gives the compound. तो 1 मोल x का है, 1 मोल y का है, 2 मोल z का लिया है। हमें पता करना है तो वेट ऑफ x, y, z3 कितना होगा, यानी ये कितना बनेगा और कितना होगा। गिवन द एटॉमिक मास ऑफ x, y, z हमें दिए गए हैं। अगेन लिमिटिंग रिएजेंट, एक से ज्यादा रिएक्टेंट के बारे में अगर बात हो रही है तो कहीं ना कहीं लिमिटिंग रिएजेंट डेफिनेटली आ रहा होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो x का नंबर ऑफ मोल्स 1 है, y का नंबर ऑफ मोल्स 1 है, z का नंबर ऑफ मोल्स 2 है, ऑलरेडी हमें दिया हुआ है।
इसको क्या करेंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू आउट हियर इज ऑफ 0.5, यानी जो सबसे छोटा वैल्यू होगा, मैंने पहले ही बताया था वो क्या होगा, वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, यानी दिस इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। 2 मोल इसका 1 मोल देता है, तो 0.5 मोल इसका 0.25 मोल देगा, राइट। सो वहां से हम अल्टीमेटली मास डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फाइनली यू गॉट द वैल्यू ऑफ 60 ग्राम्स, यानी 60 ग्राम्स XYZ3 आपको बन के मिलेगा। अगेन यहां पे वो ट्रिक इस्तेमाल होती है, हैशटैग ट्रिक। और ये क्वेश्चन नॉर्मल टाइम से बहुत कम टाइम में सॉल्व हो सकता है विथ 100% एक्यूरेसी। अगर आपको और ऐसे वीडियोस देखने और ऐसे प्रैक्टिस सेशंस देखने हैं, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ओपन टेस्ट का, प्लीज उसको अटेम्प्ट करें। आप जितना टेस्ट देंगे उतनी ही आपकी जेई की जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रांग होती जाएगी और हाई एक्यूरेट होती जाएगी, और उतना ही ज्यादा चांस बढ़ता जाएगा आपके सिलेक्शन का। थैंक यू वेरी मच।